नमस्कार, खबरें अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे उन खबरों की जो सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि सिस्टम और समाज दोनों पर सवाल उठाती हैं। पहली खबर है, क्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला सुरक्षा व्यवस्था की नाकामयाबी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश। और अगली खबर है, क्या उपराष्ट्रपति चुनाव अब प्रतीकात्मक रह गया या विपक्ष कोई बड़ा संदेश देना चाहता है। और तीसरी खबर होगी, बिहार से उठी वोट चोरी की गूंज क्या 2025 के विधानसभा चुनाव का ट्रेलर है। और अंत में बात उस मुद्दे की जिसने इंसान और जानवर के बीच संवेदना की रेखा को धुंधला कर दिया है, आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला और उससे उपजे तमाम सवाल। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से समझने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए किया नामांकन, पीएम मोदी बने पहले प्रस्तावक। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर उठाया बड़ा कदम, लोकसभा में पास हुआ बिल। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हमला, आरोपी पर पहले से दर्ज हैं 5 मामले। दिल्ली के दरियागंज में ढही इमारत, 3 लोगों की मौत। शाहजहांपुर के जलालाबाद का नाम बदलकर किया गया परशुरामपुरी, एमएचए ने जारी किया आदेश। अहमदाबाद में 8वीं की कक्षा के छात्र ने 10वीं की छात्र को चाकू घोंपकर की हत्या, स्कूल में हुई तोड़फोड़। देश को पुलिस स्टेट बनाने की साजिश, सीएम पीएम और मंत्रियों को हटाने वाले विधेयक पर बोले ओवैसी। रूसी राष्ट्रपति और तुर्की राष्ट्रपति के बीच फोन पर हुई बात, यूक्रेन मुद्दे पर हुई चर्चा। 2400 रुपए सस्ती हुई चांदी, सोने के भी गिरे दाम, 98,803 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा गोल्ड। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 213 अंक चढ़ा और निफ्टी 25,000 के पार। तो चलिए अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं सबसे अहम मुद्दे के बारे में, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पदों पर बैठे नेताओं की सुरक्षा चकाचौंध होती है, वहीं दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर उनके ही आवास में जनसुनवाई के दौरान हुआ हमला कई गंभीर सवाल खड़े करता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ एक आम व्यक्ति की नाराजगी थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। जाहिर है, जनसुनवाई जहां जनता और सरकार के बीच संवाद का पुल बनता है, अगर वहां भी मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं तो आम आदमी की सुरक्षा की कल्पना क्या की जा सकती है। आज हम आपको इस मामले की पूरी कहानी बताएंगे, किसने किया हमला, क्यों किया और अब तक जांच में क्या खुलासा हुआ है। आज सुबह राजधानी दिल्ली के एक बेहद ही चौंकाने वाली खबर सामने आई, जिसने राजधानी सहित पूरे देश को हैरान कर दिया और कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए। लोगों के जहन में सवाल उठने लगे कि जिन्हें सबसे कड़ी सुरक्षा मिलती है, जहां वो ही सुरक्षित नहीं तो आम जनता का क्या हाल होगा। दरअसल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जनसुनवाई के दौरान हमला हुआ है। यह घटना न सिर्फ दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भी एक गहरा आघात है। आपको बता दें, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर उस समय हमला हुआ जब वह अपने आवास पर साप्ताहिक जन सुनवाई कर रही थीं। यह हमला तब हुआ जब एक व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर मुख्यमंत्री के पास पहुंचा। शुरुआती जानकारी के मुताबिक व्यक्ति ने पहले कुछ दस्तावेज सीएम को दिखाए, फिर अचानक हमला कर दिया। कुछ चश्मदीदों का दावा है कि उस व्यक्ति ने सीएम को थप्पड़ मारा। वहीं कुछ वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि हाथ खींचने की कोशिश के दौरान धक्का मुक्की में सीएम का सिर मेज से टकरा गया। वहीं पकड़े गए आरोपी की पहचान राजेश भाई के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 35 से 41 साल के बीच बताई जा रही है। वह राजकोट गुजरात का निवासी है। आरोपी को तुरंत हिरासत में लेकर सिविल लाइन थाना भेज दिया गया है, जहां उसे पूछताछ की जा रही है। वहीं दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर और कई अन्य नेताओं ने इस मामले की निंदा की है। हालांकि दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने थप्पड़ मारे जाने की बात से इनकार किया है। वहीं रेखा गुप्ता की हालत स्थिर बताई जा रही है और डॉक्टरों की टीम ने उनका प्राथमिक उपचार किया है। सीएम ने स्पष्ट किया है कि वह अपने काम से पीछे नहीं हटेंगी।
इस घटना पर दिल्ली सरकार, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सभी ने चिंता जताई है और दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने इस घटना को महिला सुरक्षा से जोड़ते हुए कहा कि अगर राजधानी की मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं है तो आम महिला की सुरक्षा की क्या गारंटी। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और पूरा प्रशासन इस संवेदनशील मामले को लेकर अलर्ट पर है। फिलहाल राहत की बात यह है कि मुख्यमंत्री सुरक्षित है, लेकिन ये घटना कई गंभीर सवाल खड़े करती है कि आखिर मुख्यमंत्री तक कोई व्यक्ति इतनी आसानी से कैसे पहुंच गया, सुरक्षा में चूक कहां हुई और सबसे अहम, क्या हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया अब भी उतनी ही सुरक्षित है जितनी होनी चाहिए। उम्मीद है कि इस मामले में जल्द ही सच्चाई सामने आएगी और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ, जहां एक तरफ उपराष्ट्रपति जैसा संवैधानिक पद अधिकतर औपचारिक समझा जाता है, वहीं इस चुनाव को लेकर राजनीतिक गहमा-गहमी अपने चरम पर है। विपक्षी इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज वी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाकर एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की है जो पहली नजर में संवैधानिक मूल्यों की रक्षा जैसा प्रतीत होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक लड़ाई है या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति, और अगर ये लड़ाई प्रतीकात्मक ही थी तो क्या इससे कोई राजनीतिक लाभ मिलेगा? क्या वी सुदर्शन रेड्डी, जो कि राजनीति से पूरी तरह दूर रहे हैं, इस लड़ाई में कोई राजनीतिक संदेश दे भी पाएंगे? आपको बताते चलें, इंडिया गठबंधन ने सर्वसम्मति से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश का कहना है कि सभी घटक दलों ने इस नाम पर अपनी सहमति दे दी है, लेकिन घोषणा की टाइमिंग, राजनीतिक ब्रांड वैल्यू और सोशल इंजीनियरिंग जैसे पहलुओं पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। रेड्डी एक प्रतिष्ठित न्यायविद है, लेकिन आम जनमानस के लिए ये नाम नया है और गैर राजनीतिक है, यानी उनका नाम कोई बड़ा राजनीतिक संदेश नहीं देता है। इसके उलट एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को मैदान में उतारा है, जो न सिर्फ ओबीसी समुदाय से आते हैं बल्कि दक्षिण भारत और किसान पृष्ठभूमि से भी ताल्लुक रखते हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक स्पष्ट सोशल और क्षेत्रीय नैरेटिव है जो उनकी ब्रांडिंग को मजबूत करता है। लेकिन आपको बताते चलें, इंडिया गठबंधन की एक सबसे बड़ी चूक रही और वो थी घोषणा में देरी। जब एनडीए ने पहले ही अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया और टीडीपी, वाईएसआरसीपी और बीआरएस जैसे दलों को समर्थन भी दे दिया, तब जाकर विपक्षी दलों ने रेड्डी के नाम की घोषणा की। अगर ये फैसला पहले हो गया होता तो शायद विपक्ष इन दलों को अपने पक्ष में ला पाता। खास ये है कि रेड्डी सवर्ण हैं और राजनीति से दूर है, इस वजह से वे दलित ओबीसी राजनीति के एजेंडे में फिट नहीं बैठते हैं। इसके उलट बीजेपी ने राधाकृष्णन को ओबीसी, किसान और दक्षिण भारतीय पहचान के तौर पर प्रोजेक्ट किया है, यानी कि एक बहुस्तरीय राजनीतिक पैकेज। वहीं दूसरी तरफ रेड्डी का नाम तेलंगाना के जाति सर्वे से जुड़ा रहा है, जो राहुल गांधी की जातीय जनगणना की योजना की नींव मानी जा सकती है। लेकिन एक गैर ओबीसी चेहरा होने के कारण वे इस वर्ग में वैसा जुड़ाव नहीं बना पाएंगे जैसा विपक्ष चाहता है। इस लिहाज से उन्हें किसी संवैधानिक पद पर नामित करने से ज्यादा फायदा तब होता अगर उन्हें संगठन में कोई प्रमुख भूमिका दी जाती। जाहिर है, वी सुदर्शन रेड्डी का चयन विपक्ष की एकता को जरूर दिखता है, लेकिन इसके राजनीतिक संदेश की गूंज फिलहाल कमजोर नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन का ये दांव कितना सफल होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल सोशल इंजीनियरिंग और रणनीतिक टाइमिंग के मोर्चे पर विपक्ष थोड़ा पिछड़ता दिख रहा है। सवाल है कि क्या चुनाव सिर्फ एक नैतिक लड़ाई बनकर रह गया है या इससे कोई दीर्घकालीन राजनीतिक रणनीति सामने आएगी। खैर, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। बिहार में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इसी के साथ राहुल गांधी भी मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन इस बार वोट अधिकार यात्रा के जरिए।
शुरुआती सासाराम से हुई और मंच पर तमाम विपक्षी नेताओं के साथ मौजूद थे। खुद लालू यादव और तेजस्वी यादव भी शामिल हो रहे हैं। राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया है, चुनाव आयोग को घेरा है और साफ साफ कहा है अब बिहार में SIR के जरिए लोकतंत्र की हत्या नहीं की जाएगी। लेकिन इस यात्रा के सियासी माने क्या हैं? क्या ये राहुल गांधी का महागठबंधन को दोबारा एकजुट करने का प्रयास है? और क्या इस बार तेजस्वी यादव सिर्फ बाराती ही नहीं रहेंगे, वे दूल्हे की कुर्सी की लड़ाई में भी उतरेंगे? जाहिर है बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपनी वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत सासाराम से कर दी है। ये यात्रा आने वाले 15 दिनों में राज्य के 25 जिलों को कवर करेगी, जिसमें राहुल गांधी के साथ RJD के नेता तेजस्वी यादव भी शामिल रहेंगे। राहुल गांधी ने अपने भाषण में जोर देकर कहा कि बीजेपी SIR जैसे जटिल सिस्टम का दुरुपयोग कर बिहार में संगठित वोट चोरी कर रही है। उन्होंने दावा किया है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में इसी तरह से वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ की गई थी और अब यही कोशिश बिहार में हो रही है। वहीं भले ही मंच पर एकता दिखाई गई हो, लेकिन बिहार की राजनीति में लीडरशिप स्पेस को लेकर हलचल है। 2019 के बाद पहली बार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इतने लंबे चुनावी कार्यक्रम में साथ दिख रहे हैं। तेजस्वी ने मन से राहुल को बड़ा भाई और खड़गे को अभिभावक बताया, लेकिन लोगों का कहना है कि कांग्रेस बिहार में अपने आधार को फिर से जमाने की कोशिश कर रही है। तेजस्वी के लिए चुनौती यह है कि राहुल गांधी कहीं कन्हैया कुमार और पप्पू यादव जैसे नेताओं को सामने लाकर RJD की भूमिका को छोटा ना कर दें। आपको बता दें राहुल गांधी की यह तीसरी बड़ी यात्रा है। भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा और अब वोटर अधिकार यात्रा। जाहिर है इस यात्रा का मकसद विपक्ष को दोबारा एकजुट करना है और 2025 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देना है। लेकिन क्या यह यात्रा तेजस्वी यादव की दूल्हा बनो वाली उम्मीद को खतरे में डालेगी या राहुल गांधी सिर्फ बाराती बने रहेंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं जिस पर आपसे बात करनी बहुत जरूरी है। जहां एक और इंसान जान की कीमत सबसे ऊपर रखता है, वहीं दूसरी तरफ सवाल ये उठता है कि क्या बेजुबानों को सजा सिर्फ इसलिए दी जाएगी कि वो बोल नहीं सकती? दिल्ली की सड़कों से लेकर कोर्ट रूम तक आज एक नई बहस छिड़ी है, इंसान की सुरक्षा बनाम जानवरों का हक। क्या इस बहस में कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है जहां इंसान भी महफूज रहें और जानवरों की दुनिया भी सुरक्षित बचे? जी हां, हम बात कर रहे हैं उन बेजुबान कुत्तों की जो सिर्फ जानवर नहीं हमारे समाज का हिस्सा हैं, लेकिन इंसान की जान से बढ़कर कुछ नहीं। हाल ही में हमें सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाकर आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया है। यह आदेश किसी एक घटना का नतीजा नहीं, बल्कि उन लगातार घटनी घटनाओं का जवाब है जहां कुत्तों के हमले में बच्चों, बुजुर्गों और आम नागरिकों को चोटें आईं। कुछ ने तो अपनी जान भी गंवाई। दिल्ली में एक मासूम बच्चे की मौत ने जैसे पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। सोचिए वो घर जैसा टूटा होगा जहां से बच्चा खेलने निकला और फिर कभी लौट कर नहीं आया। इसमें कोई शक नहीं कि सड़कों पर घूमते आक्रामक कुत्ते अब खतरनाक होते जा रहे हैं, लेकिन वहीं सवाल यह भी है कि क्या हल सिर्फ इतना है कि उन बेजुबानों को जबरन उठाकर कैद कर दिया जाए? क्या एक जान बचाने के लिए दूसरी जान को आज़ादी से महरूम करना ही इंसाफ है? आवारा कुत्तों से जुड़े हमले वाकई चिंता का विषय हैं। भारत दुनिया में रेबीज के सबसे ज्यादा मामलों वाला देश है। WHO के मुताबिक हर साल दुनिया में रेबीज से होने वाली मौतों से 36% भारत से होती हैं। लेकिन इसका इलाज क्या सिर्फ कुत्तों को हटाना है? सुप्रीम कोर्ट का निर्देश जनहित में है और ये बात सच है, लेकिन पशुओं प्रेमियों की चिंताएं भी झूठी नहीं। आखिर कुत्ते भी हमारे ही समाज का हिस्सा हैं। जो गली उनके जन्म की जगह रही वही उनका घर भी है। क्या उन्हें एक तंग सी जगह में बंद कर देना क्रूरता नहीं कहलाएगी? दिल्ली जैसे महानगर में करीब 10 लाख आवारा कुत्ते रहते हैं, लेकिन सरकारी शेल्टर शायद ही कहीं नजर आते हैं। नसबंदी और टीकाकरण जैसे उपाय सीमित हैं। बजट नाम मात्र का है और संवेदनशीलता
वो जैसे अब आवारा कुत्ता ही नहीं रही। जहां आम आदमी खुद सरकारी अस्पतालों में घंटों कतार में अपनी बारी का इंतजार करता है, वहां बेजुबानों के लिए अच्छी व्यवस्था की उम्मीद करना मुश्किल ही लगता है। और जब सिस्टम जवाब नहीं देता तब गुस्सा सीधे उन जानवरों पर निकलता है। हमें एक ऐसा मॉडल चाहिए जहां इंसान भी सुरक्षित हो और जानवर भी सम्मान के साथ जी सके। और इसके लिए सिर्फ सरकार नहीं, हम सब जिम्मेदार हैं। पशु प्रेमी, नागरिक, स्थानीय प्रशासन, सबको साथ आना होगा। जरूरत है एक ऐसी नीति की जो ना सिर्फ कानून से चले बल्कि दिल से निकले, जहां इंसान भी ना डरे और जानवर भी ना सताए जाएं, जहां सुरक्षा और संवेदना साथ साथ चले। तो आज की खबरें अब तक में बस इतना ही। कभी एक मुख्यमंत्री पर हमला, कभी लोकतंत्र के मंदिर में वोट के अधिकार पर सवाल और कहीं एक मासूम की मौत के बाद सड़कों से उठाए जा रहे बेजुबान प्राणी। हर खबर कहीं ना कहीं हमें आईना दिखाती है सिस्टम का, समाज का और हमारी संवेदनाओं का। क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ वोट से नहीं चलता, सुरक्षा सिर्फ दीवारों से नहीं आती और इंसानियत सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं होती। अब वक्त है सोच को बदलने का। खैर, इन्हीं उम्मीदों और सवालों के साथ आप मुझे दीजिए इजाजत। आपकी इन मुद्दों पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी जगह, इसी वक्त। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।